न्यूट्रिनोस। दोस्तों ये ऐसी बला है जो सेकंड के करोड़वें हिस्से में आपके मोबाइल के आर पार, आपके आर पार, आपके आसपास कोई भी ठोस वस्तु हो उसके आर पार, और तो और हमारी पृथ्वी के भी आर पार चले जाएंगे। और जब तक मेरा ये वाक्य पूरा होगा तब तक तो ये ब्रह्मांड में कहीं दूर चले गए होंगे। अब जियोग्राफी में एक वर्ड है जिसे कहते हैं एंटीपोड, ANTIPODE, और इसका मतलब होता है उस पार या उस तरफ। अगर आप पृथ्वी पर किसी एक पॉइंट पे हो तो ठीक उसके आर पार सीधी लकीर में बीचों बीच पृथ्वी में हॉल किया जाए तो उस तरफ कौन सी चीज निकलेगी, उस चीज को फर्स्ट चीज की ऑपोजिट चीज का एंटीपोड कहेंगे। यानी कि ब्रिटेन का एंटीपोड न्यूजीलैंड है और हमारे भारत का एंटीपोड सीधा प्रशांत महासागर में निकलता है। पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान में जैसलमेर से करीब 40 किलोमीटर दूर है, इंडिया की एग्जैक्ट उस जगह का एंटीपोड हम देखें तो वो सीधा पैसिफिक महासागर के बीचों बीच ईस्टर आइलैंड निकलेगा। अब दोस्तों प्रकाश की बात करें तो वो एक पेपर के भी आर पार शायद नहीं जा पाएगा या कोई ठोस वस्तु के आर पार नहीं जा पाएगा। तो सोचिए जरा, प्रकाश पृथ्वी के आर पार तो भला कैसे जा पाएगा। प्रकाश के कण फोटोन पृथ्वी के आर पार नहीं जा सकते हैं। मतलब अगर इंडिया में दिन है तो उसका एंटीपोड जो ईस्टर आइलैंड है वहां पर रात होगी। लेकिन ये न्यूट्रिनो जो है वो तो सीधा सेकंड के करोड़वें हिस्से में पृथ्वी के आर पार चले जाएंगे। यहाँ राजस्थान में घुसे कि वहां सीधे पैसिफिक ओशन में निकले और पलक झपकते ही ब्रह्मांड में कहीं दूर चले गए होंगे। मतलब ये ऐसे भागते भूत है जिसकी लंगोट को कोई नहीं पकड़ सकता। न्यूट्रिनोस की पलटन जब निकलती है तब उनके रास्ते में जो कोई भी आता है, लोहा हो, सोना हो, पीतल हो, तांबा हो, डायमंड हो, माउंट एवरेस्ट हो, आप हो, मैं हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पृथ्वी हो, सूरज हो या कुछ भी हो, ये हर चीज के आर पार निकल जाते हैं। इन्हें ना तो कोई रोकने वाला है और ना ही इन्हें कोई पकड़ने वाला। और न्यूट्रिनोस की ऐसी उनकी हैरतअंगेज विशेषता के कारण उन्हें द गोस्ट पार्टिकल या भूतिया कण भी कहते हैं। और किसी भी भौतिक शास्त्री के लिए न्यूट्रिनोस का ये गुणधर्म उनके दिमाग का दही कर देता है। तो दोस्तों मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ। और आज दोस्तों हमारे इस चैनल पर हम जानेंगे न्यूट्रिनोस की उस थियरी को इतनी डिटेल में जो शायद आपने पहले कहीं पर भी ना देखी हो। दोस्तों अगर आप द नॉलेज पर नए हैं तो इस चैनल को आज ही अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम द नॉलेज पे लाते हैं आपके लिए हेल्दी और ज्ञान से भरपूर वीडियोस। और अभी हम हमारे चैनल पर आपके लिए लेकर आए हैं द ग्रेटेस्ट थियरीज। यहाँ पर आपको दोस्तों साइंस की सबसे बड़ी थियरीज बहुत ही डिटेल में जानने को मिलेगी। सो स्टे ट्यून विद अस। और अगर आपने हमारे चैनल द गोसाई को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाए दोस्तों, क्योंकि द गोसाई पर मैं लेकर आता हूँ आपके लिए कुछ ट्रैवल व्लॉग्स जो आपको जरूर पसंद आएंगे। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं न्यूट्रिनोस की थियरी को। ये न्यूट्रिनोस भूतिया कण है, ऊपर से उनका कोई आकार भी नहीं है। आकार कैसे होगा, मास भी लगभग नहीं के बराबर है और ये पूरे ब्रह्मांड में यहाँ वहां भागते रहते हैं। करीब असंख्य न्यूट्रिनोस की ऐसी पलटनें पूरे ब्रह्मांड में यहाँ वहां होड़ मचा रही है। और ये ऐसा रहस्य है जो वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाते हैं। पर अगर हमारे वैज्ञानिक न्यूट्रिनोस के बारे में जो कुछ भी थोड़ा बहुत समझे है वो ये है कि न्यूट्रिनो उनके कजिन ब्रदर इलेक्ट्रॉन्स के जैसे ही फंडामेंटल पार्टिकल है। मतलब उन्हें और छोटा करके विभाजित नहीं किया जा सकता है। एटलीस्ट अब तक तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे तो ये नहीं लगता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो दो बातों से अलग है। इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज यानी कि विज भार होता है जो न्यूट्रिनो में नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस में अणुनाभिक के अंदर बंधा हुआ रहकर उसके आसपास घूमता रहता है, जबकि न्यूट्रिनो ऐसे किसी भी बंधन के बिना आवारा है। ऊपर से ये किसी भी पार्टिकल या किसी भी पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया ही नहीं करता है। मतलब ये न्यूट्रिनो अपनी कोई फुटप्रिंट भी नहीं छोड़ता है, यानी कि उसका कोई सबूत नहीं छोड़ता है। और इसीलिए मैंने आगे कहा ना, ये ऐसे भागते भूत है जिसकी लंगोट किसी के हाथ में नहीं आती है। हालांकि हमारे वैज्ञानिक भी कम नहीं है, इसकी लंगोट हर हाल में पकड़ना चाहते हैं। और इसलिए आज पूरे विश्व में ऐसे 4 संस्थान है, मतलब ऐसे 4 ऑर्गेनाइजेशन शुरू की गई है जो न्यूट्रिनोस पर रिसर्च कर रही है। और इन 4 में से एक तो भारत में है जिसका नाम है इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनोस ऑब्जर्वेटरी यानी कि INO।
अब दोस्तों इतना जानने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर ये न्यूट्रिनो भागते भूत जैसे कण है जो किसी के हाथ नहीं लगते और जो अपना कोई सबूत भी नहीं छोड़ते, तो उनका अस्तित्व वैज्ञानिकों के सामने आया कैसे? तो दोस्तों इसका जवाब है ये महाशय यानी कि न्यूट्रिनो खुद ही वैज्ञानिकों के सामने आ गए। जी हाँ, उन्होंने अपना अस्तित्व खुद ही व्यतीत कर दिया। अब दोस्तों इसमें हुआ यूं कि ये बात है साल 1930 की। जगह थी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। और एक ऑस्ट्रियन भौतिक शास्त्री वुल्फगैंग पाउली, अरे नाम भी कैसा, वुल्फगैंग पाउली, न्यूट्रॉन के अपने आप होने वाले विघटन पर प्रयोग कर रहे थे। न्यूट्रिनो नहीं, न्यूट्रॉन पर। अब इस प्रयोग में जिन न्यूट्रॉन्स का क्षय होता था वो न्यूट्रॉन किरणोत्सर्गित प्रक्रिया के द्वारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे दो घटकों में डिवाइड हो जाता था। अब नेचुरली अगर देखें तो ये दोनों कणों का जब विघटन हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट दिशा में चले जाने चाहिए, यानी कि एक दूसरे को दूर धकेल देने चाहिए, ठीक सीधी लाइन में, मतलब 180 के कोण में। यानी प्रोटॉन राइट साइड में चला जाना चाहिए और न्यूट्रॉन लेफ्ट साइड में। लेकिन वैज्ञानिक वुल्फगैंग ने ये देखा कि ये दोनों अलग तो हो जाते थे लेकिन 180 के कोण में एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं, लेकिन थोड़ा घड़ी में जैसे 10:10 होती है ना, ऐसे। अब आइजैक न्यूटन अंकल का सिद्धांत क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक क्रिया की उसके ठीक विरुद्ध प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यह गति सिद्धांत नंबर 3 है और यह सिद्धांत जब से रचा तब से आज तक गलत साबित नहीं हुआ है और ऐसा हो भी नहीं सकता है। और इसलिए वुल्फगैंग को इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा डाउट हुआ। वुल्फगैंग को लगा कि इसमें शायद कोई तीसरा परमाणु भी मौजूद होना चाहिए जो न्यूट्रॉन्स की गति में अवरोध डालता है। इसलिए वो सीधा ऑपोजिट दिशा में नहीं लेकिन थोड़ा टेढ़ी दिशा में चला जाता है। ये बात वुल्फगैंग ने साल 1931 में कही और इसके बाद उनको नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन बस इतना कहकर वुल्फगैंग को संतोष मानना पड़ा, क्योंकि उनके पास उस वक्त इस घटना के और ज्यादा प्रमाण देने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही उनके पास अपना अनुमान सच्चा साबित करने के लिए कोई सबूत था। भौतिक वैज्ञानिक इस तीसरे परमाणु को किसी बंद जगह में कैद भी नहीं रख सके। शीशे की मजबूत दीवार भी इन न्यूट्रिनोस को नहीं रोक सकी और विजाणु यंत्र का डिटेक्टर भी इसकी मौजूदगी को कैद नहीं कर सका। और अब बस वैज्ञानिकों के पास एक ही चारा था, जो था इस नए परमाणु का स्वीकार करना और उसके बाद उसका नामकरण करना। क्योंकि ये परमाणु है वो साबित हो गया था, भले ही वो हाथ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने न्यूट्रॉन्स की गति में अवरोध डालकर अपना अस्तित्व प्रकट जरूर कर दिया था। और जो था भी न्यूट्रॉन की ही पैदाइश। और इसीलिए एक इटालियन भौतिक शास्त्री एनरिको फर्मी ने इसका नाम न्यूट्रिनो रख दिया। इस न्यूट्रिनो शब्द का मतलब होता है लिटिल न्यूट्रल वन। अब दोस्तों कई बार जब हमारे वैज्ञानिक किसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं या किसी सवाल के जवाब को ढूंढते हैं और वो जवाब मिल भी जाए तो कभी कभी वो जवाब कई सारे नए सवालों को खड़ा करता है और वैज्ञानिकों को फिर से उन नए सवालों को ढूंढना होता है। ठीक ऐसे ही न्यूट्रिनो को ढूंढ निकालने के बाद उससे रिलेटेड 2 प्रश्न वैज्ञानिकों के मन में आए। पहला ये कि न्यूट्रिनो लोहे से भी कई गुना ज्यादा डेंसिव लीड के भी आर पार निकल जाता है, तो क्या उसका कोई मास होगा? क्योंकि दोस्तों ये लीड या जिसे हम शीशा कहते हैं वो 1 मीटर का हो या 1 किलोमीटर का, न्यूट्रिनोस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर लीड से बनी कोई वस्तु 1 प्रकाश वर्ष चौड़ी हो ना, फिर भी संभावना है कि न्यूट्रिनो उसके आर पार निकल जाएंगे। और इससे वैज्ञानिकों को यह लगा कि न्यूट्रिनोस का कोई मास नहीं है और जिस वजह से उनका कोई ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है। लेकिन जब इसके बाद सूत्रों के आधार पर गणना की गई तो ये मालूम हुआ कि न्यूट्रिनो बिल्कुल भार रहित या बिल्कुल मास रहित है, ऐसा भी नहीं है। कुदरत ने इसे थोड़ा सा द्रव्यमान तो दिया है, पर फिर भी ये द्रव्यमान, ये मास सिर्फ नाम का या यूं माने कि नहीं के बराबर है। अब दोस्तों न्यूट्रिनोज में वाकई में कितना मास होता है, इस बात को बस आप इस बात से समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो कुदरत के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनके मास के मुकाबले न्यूट्रिनोज में महज 0.0000001% मास होता है। और जब न्यूट्रिनोज के ऐसे खतरनाक गुणधर्म की बात सामने आई तो रिसर्चर ने इन पर और ज्यादा स्टडी की कि आखिर ये बला आती कहां से है, ये पैदा कैसे होती है। और इन पर जब रिसर्चर ने रिसर्च की तो इनको ये पता लगा कि न्यूट्रिनोज मुख्य रूप से 3 जगह से पैदा होते हैं, यानी कि उनके 3 स्रोत हैं।
एक तो तारे खुद है, जैसे कि हमारा सूरज। ऐसे तारे हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करते हैं और इसके तहत ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस ऊर्जा में बाय प्रोडक्ट न्यूट्रिनोज भी जन्म लेते हैं। न्यूट्रिनोज का दूसरा जन्म स्थान सुपरनोवा विस्फोट है। जब किसी रेड जायंट तारे का सुपरनोवा विस्फोट होता है और पूरी आकाशगंगा की रोशनी से भी ज्यादा जब उसमें से रोशनी निकलती है तो इनमें से न्यूट्रिनोज भी निकलते हैं और ऐसे सुपरनोवा विस्फोट से पैदा होने वाले अगणित न्यूट्रिनोज पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं। दोस्तों यहां पर आपको एक फैक्ट बता दूं कि जब रेड जायंट एक बड़ा कद्दावर तारा सुपरनोवा विस्फोट करता है तब उनमें समग्र गैलेक्सी, समग्र आकाशगंगा जितनी एनर्जी होती है। और आपको यह भी बता दूं कि इस पूरी एनर्जी में 99% एनर्जी न्यूट्रिनोज के रूप में होती है। और अब दोस्तों इसके बाद न्यूट्रिनोज का तीसरा जन्म स्थान यानी कि उनका तीसरा स्रोत हमारी पृथ्वी पर ही, हमारे आसपास ही है। जैसे कि दोस्तों पावर प्लांट में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 अपनी अणुनाभि में से ऊर्जा पैदा करते हैं, तब उनमें से न्यूट्रिनोज भी निकलते हैं। और पार्टिकल एक्सेलरेटर में भी ऐसा ही होता है। हालांकि यहाँ पैदा होने वाले न्यूट्रिनोज की संख्या या उनकी क्वांटिटी कम होती है। अब दोस्तों हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वहां पर न्यूट्रिनो सबसे ज्यादा कहां से आते हैं या कहां पे पैदा होते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना जानने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि पृथ्वी पर न्यूट्रिनोज का सबसे बड़ा स्रोत हमारा सूर्य है। हमारे सूर्य की नाभि में उसके केंद्र में जब हाइड्रोजन के अणु हीलियम में रूपांतरित होते हैं, उनमें फ्यूजन होता है, तब उनमें से प्रकाश के मूल कण यानी कि फोटॉन्स और न्यूट्रिनोज दोनों एक साथ ही पैदा होते हैं। लेकिन इन दोनों में न्यूट्रिनोज फोटोन के मुकाबले कई रफ्तार से और कई ज्यादा जल्दी आगे चले जाते हैं। अब ऐसा क्यों? तो दोस्तों फोटोन के कण पैदा होने के साथ ही कभी हाइड्रोजन से तो कभी हीलियम से टकराते हैं और ऐसे ये सूर्य की नाभि में लाखों साल तक टकराते रहते हैं, मानो एक लूप होल में हो। और इसलिए फोटोन के कणों को सूर्य की नाभि या उसके केंद्र से बाहर सतह पर आने में ही लाखों साल बीत जाते हैं। लंबे समय तक फोटोन सूर्य के केंद्र में ही यहाँ से वहां धक्के खाते रहते हैं, जबकि न्यूट्रिनोज तो सूरज के केंद्र से देखते ही देखते सूर्य की सतह तक पहुंच जाते हैं और सतह पर पहुंचते ही सूरज की सतह से पृथ्वी के बीच की करीब 15 करोड़ किलोमीटर की यात्रा सेकंड के 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से आरंभ कर देते हैं। अब दोस्तों सूर्य की नाभि में न्यूट्रिनोज और फोटोन के जन्म के बाद न्यूट्रिनोज फोटोन से लाखों साल पहले सूर्य की सतह पर पहुंच जाते हैं। ये बात हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य के अंदर चलने वाली गतिविधियों को जानने और परखने के लिए हमारे भौतिक शास्त्री हमेशा तत्पर रहते हैं। क्योंकि सूर्य की नाभि के अंदर अभी फिलहाल क्या चल रहा है, इस बात को जानने के लिए हमारे वैज्ञानिक मरे जा रहे हैं। अब ये प्रकाश के जो फोटोन के कण है ना, जो हमें सूर्य की नाभि में पैदा होने के बाद यहाँ तक मिलते हैं, जिन्हें हम अभी कैच कर रहे हैं, वो तो लाखों साल पुराने होंगे। और इसलिए आज जो भौतिक शास्त्री फोटोन के कण से सूर्य की नाभि के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें तो सूरज का बहुत ही पुराना यानी कि लाखों साल पुराना भूतकाल जानने को मिलेगा। वो भूतकाल जब पृथ्वी पर मानव भी शायद जन्म नहीं लिया होगा। लेकिन फिलहाल अभी हाल वर्तमान में सूर्य के केंद्र में क्या घटित हो रहा है, वो तो भौतिक शास्त्रियों को न्यूट्रिनोज के माध्यम से ही पता चल सकता है। यहाँ पर दोस्तों आप एक बात तो समझ गए होंगे कि न्यूट्रिनोज भौतिक शास्त्रियों के लिए और फिजिक्स के रिसर्च के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर दोस्तों इस वीडियो में मैं आगे जो आपको न्यूट्रिनोज की खूबी बताने वाला हूँ, उसके सामने तो इनका ये इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों न्यूट्रिनोज के बारे में हमें इनडायरेक्टली ही सही लेकिन पुख्ता जानकारी साल 1965 में मिल गई थी। जगह थी साउथ अफ्रीका, बॉक्सबर्ग शहर। इस शहर की एक प्रयोगशाला में हमें न्यूट्रिनोज का सबूत मिल गया था। लेकिन संशोधकों को इसमें और ज्यादा इंटरेस्ट साल 1998 के बाद पड़ने लगा, जब जापान के माउंट इकेनो कहे जाने वाले एक पहाड़ के भूगर्भ में 1000 मीटर नीचे सुपर कैमियोकांडा नाम की एक प्रयोगशाला बनाई गई, जिसे शॉर्ट में सुपर के कहते हैं। इस सुपर के प्रयोगशाला के अंदर अंडरग्राउंड में करीब 10 मंजिला ऊंची और 33 मीटर रेडियस वाली एक बहुत बड़ी टंकी बनाई गई थी और इस टंकी में 4.76 करोड़ लीटर पानी डाला गया और इस टंकी की अंदरूनी सतह 13,000 मल्टीप्लायर ट्यूबों से बनी हुई थी और ये प्रत्येक ट्यूब प्रकाश का तेज 10 करोड़ गुना ज्यादा बढ़ा देती थी।
फॉर्मूला ये था कि जब न्यूट्रिनोस इस टंकी के पानी में प्रकाश की गति से ज्यादा गति से यात्रा करेंगे, तब इतनी स्पीड से जो भी थोड़ा बहुत प्रकाश जन्मेगा उसे ये फोटो मल्टीप्लायर्स ट्यूब और ज्यादा तेजस्वी बना देगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपने मेरे एक शब्द पर गौर किया होगा, प्रकाश की गति से ज्यादा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि न्यूट्रिनोस की गति प्रकाश की गति से ज्यादा है, यानी कि फोटोन से ज्यादा। लेकिन फ्रेंड्स, असल में ऐसा नहीं है। फोटोन से ज्यादा इस दुनिया में अभी तक कुछ भी हमें मालूम नहीं हुआ है। तो फिर यहां मैं प्रकाश की गति से ज्यादा क्यों बोला? तो दोस्तों कैच ये है कि ये बात पानी के अंदर की है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। प्रकाश की गति पानी के अंदर धीमी हो जाती है, यानी कि पानी के अंदर प्रकाश पर सेकंड 2,25,000 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है, जबकि शून्य अवकाश में प्रकाश करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एग्जैक्टली बोलूं तो 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करता है। अब ये न्यूट्रिनोस भी शून्य अवकाश में तो प्रकाश की गति से ही यात्रा करते हैं, लेकिन मैंने आगे बताया ना कि न्यूट्रिनोस के रास्ते में कोई भी चीज रोड़े नहीं डाल सकती है, यानी कि न्यूट्रिनोस पानी में भी करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि प्रकाश की जो स्पीड शून्य अवकाश में है उसी स्पीड से न्यूट्रिनोस पानी में भी यात्रा करते हैं, यानी कि पानी में भी उनके लिए कोई अवरोध नहीं है। और इसीलिए न्यूट्रिनोस की पानी के अंदर स्पीड प्रकाश की स्पीड से ज्यादा हो जाती है। अब आप समझे दोस्तों। अब फ्रेंड्स, 1998 में जब जापान में सुपर के प्रयोगशाला में यह प्रयोग किया गया, तब कुछ न्यूट्रिनोस का अस्तित्व वैज्ञानिकों के हाथ भी लगा। लेकिन दोस्तों, जापान की प्रयोगशाला की इस टंकी में जो न्यूट्रिनोस वैज्ञानिकों को मिले, उनकी संख्या उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब? तो दोस्तों, हमारा सूर्य प्रति सेकंड पृथ्वी की पर सेंटीमीटर की सतह के हिसाब से करीब 65 अरब न्यूट्रिनोस भेजता है। अब सुपर के की उस प्रयोगशाला की टंकी के अंदर पर सेंटीमीटर जितने होने चाहिए उससे कम न्यूट्रिनोस ने अपनी हाजिरी दर्ज करवाई। अब ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसका कारण यह था कि उन न्यूट्रिनोस ने अपने स्वरूप को, अपने रूप को बदला था, और इसलिए कुछ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग वाले इन लेटेस्ट इक्विपमेंट्स में भी कई न्यूट्रिनोस डिटेक्ट नहीं हो पाए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बता दूं कि न्यूट्रिनोस कण के 3 गुणधर्म है, यानी कि वो 3 स्वरूप बदल सकते हैं। जैसे वो त्रिदेव ना हो, जिसमें उनका एक मूल स्वरूप होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, दूसरा है म्यूऑन न्यूट्रिनोस और तीसरा है टाउ न्यूट्रिनोस। और ये न्यूट्रिनोस अपना स्वरूप बदल सकते थे। इससे हमें ये बात जानने को मिली कि उनमें 100% मास होना ही चाहिए, क्योंकि बिना मास कोई चीज अपना स्वरूप बदल ही नहीं सकती है। अब यहाँ फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों को यह तो पता चल गया कि न्यूट्रिनोस होते हैं, ऊपर से त्रिदेव के माफिक 3 स्वरूप भी बदलते हैं और उनका मास भी है। लेकिन इस लेटेस्ट स्टडी ने वैज्ञानिकों को और ज्यादा दुविधा में डाला। अब क्यों भला दुविधा में डाला? तो दोस्तों, यहां समझिए कि प्रति सेकंड 1000 अरब मल्टीप्लाई 1000 अरब न्यूट्रिनोस एक वयस्क इंसान के शरीर में दाखिल होते हैं। अब इनका मास नहीवत है, इसलिए उस इंसान के आर पार तुरंत निकल जाए उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्रति सेकंड 1000 अरब मल्टीप्लाई 1000 अरब न्यूट्रिनोस हर एक इंसान के शरीर के आर पार निकलते हैं। अब दोस्तों, ये न्यूट्रिनोस का छोटा सा कद और नहीं के बराबर उनका मास, जो कुछ भी नहीं है, ये वास्तव में कितना बड़ा हो सकता है, ये कितना बड़ा चेंज ला सकता है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि ये न्यूट्रिनोस एक इंसान के आर पार जो प्रति सेकंड पसार हो रहे हैं, उस एक इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी न्यूट्रिनोस उसकी पूरी लाइफ में उससे पसार हुए हैं ना, उसका अगर कैलकुलेशन किया जाए, मतलब उन सभी को इकट्ठा किया जाए, तो उन सबका टोटल मास एक संशोधन के हिसाब से 0.000000000000001 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि 0, उसके बाद पॉइंट और उसके बाद 12 शून्य लगाए और उसके बाद एक का आंकड़ा आए, उतने ग्राम होगा। यानी कि ये पूरा आंकड़ा ही नहीं के बराबर है। एक इंसान के शरीर के अंदर उसके पूरे जीवन काल में घुसने वाले न्यूट्रिनोस की संख्या अगर इकट्ठा की जाए तो उसका मास बस इतना ही होगा। अब चलिए दोस्तों, इससे भी एक स्टेप आगे सोचते हैं और मान लीजिए कि पृथ्वी पर आज दिन तक जितने इंसान जन्म ले चुके हैं और जितने इंसान आज इस पृथ्वी पर मौजूद है, इन सभी इंसानों के पूरे जीवन काल में कितने सारे न्यूट्रिनोस पसार हुए होंगे। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इन सभी न्यूट्रिनोस का कुल वजन कितना होगा? तो फ्रेंड्स, एक रिसर्च के मुताबिक अब तक पैदा हुए इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं, उनमें पसार हुए
कुल न्यूट्रिनोज का वजन 0.15 किलोग्राम होना चाहिए, यानी कि करीब 150 ग्राम। सोचिए दोस्तों, वजन कितना बढ़ गया। हालांकि अभी भी चलिए दोस्तों मान लेते हैं कि 150 ग्राम वजन का ये आंकड़ा आप लोगों के लिए छोटा है। चलिए एक बार ये मान लेते हैं दोस्तों। पर दोस्तों सोचिए कि ये तो वो न्यूट्रिनोज है जो इस पृथ्वी पर जन्मे इंसानों के शरीर के आर पार हुए हैं, जबकि हमारा सूरज तो पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी सभी जगह पर न्यूट्रिनोज का धोध बहाता है और ये बेशुमार धोध पूरे ब्रह्मांड में जाता है। और अब आगे सोचिए, न्यूट्रिनोज का जो सबसे खतरनाक सोर्स है वो है सुपरनोवा। ब्रह्मांड में अगर एक भी सुपरनोवा विस्फोट हो जाए तो वो हमारे सूर्य के मुकाबले एक के पीछे पूरे 18 शून्य लगाए उतने गुना न्यूट्रिनोज एक साथ ही छोड़ देगा। और ब्रह्मांड में तो ऐसे अरबों सुपरनोवा विस्फोट हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे बहुत बड़े जायंट तारे हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है जो हमारे सूरज के मुकाबले तो बहुत बहुत बड़े हैं। सोचिए इन सभी जगह से ब्रह्मांड में कितने न्यूट्रिनोज छूटे होंगे। और ऐसे अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड में जितने भी न्यूट्रिनोज है ना, उनका कोई हिसाब ही नहीं है। और दोस्तों न्यूट्रिनोज का ये आंकड़ा खोजने की बात पर ही हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग में खुजली हो जाती है। ये सवाल ही उन्हें झंझोए हुए है। और ये सभी बातें जानने के बाद हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग में एक और सवाल पैदा हुआ, और ये सवाल इतना खतरनाक है कि न्यूट्रिनोज पर स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों की नींद हराम हो चुकी है। और ये सवाल है कि हमारे ब्रह्मांड में जितने तारे हैं, ग्रह है, चंद्रमा है, लघु ग्रह है, धूमकेतु है, और इन सब ने जो गैलेक्सीज बनाई है, इन सभी का जो कुल मैटर है ना, ये कुल मैटर ज्यादा है। यानी कि ब्रह्मांड में जो हमें दृश्य ब्रह्मांड दिखता है, जो ये सभी ग्रह, तारे, निहारिकाएं, आकाशगंगाएं या सुपर क्लस्टर दिखते हैं, क्या उनका मास ज्यादा है या फिर न्यूट्रिनोज का मास ज्यादा है? और इस प्रश्न का जवाब हमें अगर मिल जाए ना, तो ब्रह्मांड की पहचान ही बदल जाएगी। हाँ, जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है और इसके लिए संशोधन जारी है। अब दोस्तों ये बात साबित हो चुकी है कि ब्रह्मांड में ग्रह, तारे, निहारिकाएं, आकाशगंगाएं या जो भी मैटर हमें दिखता है, उन सबका कुल मिलाकर मास 5% ही है। और बाकी का 95% जो हिस्सा है ब्रह्मांड का, उसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। लेकिन इन डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अलावा इन 95% में न्यूट्रिनोज कितने हो सकते हैं, ये जरा सोचिए। हम आज ब्रह्मांड का जो चेहरा देख रहे हैं वो बस 5% ही है। 95% ब्रह्मांड का चेहरा हमने देखा ही नहीं है, शायद कभी देख भी ना सके। और मान लो कि भविष्य में इस 95% हिस्से को किसी तरह देख सके तो शायद वो हो जाएगा जो वुल्फगैंग पौली के साथ हुआ था। वुल्फगैंग पौली, जिसे न्यूट्रॉन्स के एक प्रयोग के दौरान न्यूट्रिनो की भनक लगी और इन न्यूट्रिनोज ने वैज्ञानिकों का जीना हराम कर दिया, और जिन्होंने हमें एक नई ही थियरी, एक नया ही साइंस दिया। ठीक वैसे ही अगर हम ब्रह्मांड के 95% हिस्से को देख पाए, समझ पाए, तो शायद ये भी हो सकता है कि हम ये जान पाए कि ब्रह्मांड का ये 5% हिस्सा जो आज हमें दिखता है वो बस एक आभासी दुनिया है और असल ब्रह्मांड तो कुछ और ही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे ये प्रयत्न अच्छे लगे हो, अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता हो कि मैंने आपको डिटेल में न्यूट्रिनोज के बारे में सब कुछ समझाया है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को हो सके इतने लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारे कमेंट्स करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और इसी सीरीज में हम मिलते रहेंगे। कुछ ग्रेटेस्ट थियरीज को लेकर आऊंगा मैं आपके लिए। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे।